की क्लासें मिलेंगी और आपको 12 PM पे जो है आर्ट एंड कल्चर की क्लासें होगी। तो इससे क्या होगा कि आपके दोनों कोर्सेज एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। और फिर इसके बाद आपकी अगली जो भी या मिडवल वर्ड या जो भी स्टार्ट करना होगा फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। तो आज से हमारी जो है एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। तो मित्रों इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जो चीज़ें हमने आर्ट एंड कल्चर में अच्छे से डिस्कस किया है उसको यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और हम आपको बताते चलेंगे कि क्या चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जा चुकी हैं, आप वहाँ से देख लीजिए, और कौन सी चीज़ें हमको एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करना है। तो ये सारा क्लियरेंस हम आपको टॉपिक वाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, जैसे आर्ट एंड कल्चर की स्टार्टिंग भी एंशिएंट हिस्ट्री से ही होती है। वहाँ पे हमने मानव की उत्पत्ति पढ़ाया हुआ है, पहले ह्यूमन जनरेशन पढ़ाया कि मनुष्य कैसे पृथ्वी पर आया, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, ठीक। फिर कैसे सोसाइटी और समाज का डेवलपमेंट हुआ है। उस क्रम में हमने वहाँ पर स्टोन एज को, पाषाण काल को विधिवत आपको पढ़ाया है, पूरा कंप्लीट पढ़ाया। क्योंकि पाषाण काल जो है मित्रों, वहाँ पर आपको राजनैतिक इतिहास दिखाई नहीं देगा या आर्थिक इतिहास बहुत डेवलप कंडीशन में दिखाई नहीं देगा। तो बेसिकली वहाँ पर सोसाइटी और कल्चर ही मूल रूप से पढ़ा जाता है। तो उसको हमने विधिवत पढ़ाया हुआ है, यानी पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों कल्चर को हम विधिवत तरीके से वहाँ पे कवर किए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि एंशिएंट हिस्ट्री में फिर से पाषाण काल को पढ़ाना है। इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर वो वीडियो पड़ी हुई है और क्रम से इतिहास के परिचय के नाम से वहाँ पर आप जाके अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि पहले आपको इतिहास के स्रोत पढ़ाएंगे। इतिहास के स्रोत पढ़ाने के बाद आपकी स्टार्टिंग इंडस वैली से की जाएगी, लेकिन इसमें यहाँ पर आपको क्षेत्रीय संस्कृतियों को भी हम कवर करेंगे। जो आपकी चालुक्यलिथिक संस्कृति है यानी ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, या जो ग्रामीण संस्कृतियाँ हैं कुल्ली, नाल, जोरवे, इन सबको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो कोई चीज़ छूटने ना पाए, बहुत विधिवत तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं इतिहास के स्रोत की। आज का टॉपिक आपका रखा गया है प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक, इतिहास का स्रोत। ठीक है, इतिहास का स्रोत यानी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। सभी लोग, आप लोग सूचित कर दीजिए, सब लोग लाइव हो जाएं जो हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग लाइव हो गए हैं फटाफट। तो आज की क्लास जो है मित्रों, वो आपकी क्लास होगी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और सोर्स ऑफ हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मेंस के क्वेश्चन भी आते हैं और प्री के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और मैं आपको इस सोर्स ऑफ हिस्ट्री में ग्राफ आपको पहले से ही पढ़ाया हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आपको पढ़ाऊंगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। कहते हैं इतिहास के स्रोत में, जैसे हमने आपको मूल रूप से 3 स्रोतों के बारे में बताया था कि पहला स्रोत इतिहास को जानने का क्या था, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, ठीक। फिर आपका था विदेशी विवरण, लिटरेचर यानी साहित्य। दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत था, साहित्यिक स्रोत। और तीसरा है विदेशी विवरण, यानी जो विदेशी यात्री आए थे उनके द्वारा लिखा गया इतिहास, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं आप आर्ट एंड कल्चर में इसको आपने पढ़ा है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में आप इसको पढ़ रहे हैं, तो यहां पर इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमारा जो पूरा फोकस होगा वो किस पे होगा, पुरातात्विक स्रोत पे होगा, ठीक। अब आप देखिए, आर्ट एंड कल्चर में आप इसको भी पढ़ोगे, विदेशी विवरण को। यहाँ पर्सनालिटीज को पढ़ाऊंगा, वेनसांग हुआ, बर्नी हुआ, या इत्सिग हुआ, या फाहियान हुआ, जितने भी विदेशी यात्री हैं, सुलेमान है, वो सब आप यहाँ पढ़ेंगे। और उन विदेशी यात्रियों की जो किताबें हैं, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका है,
या नेचुरल हिस्ट्री है प्लिनी की, वो सारी पुस्तकें भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप लिटरेचर पढ़ ही रहे हैं आर्ट एंड कल्चर वाले क्लास में। यहाँ पर हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है वो मित्रों पूरा हमारा जो फोकस होगा वो किस पे होगा, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पर, पुरातात्विक स्रोत पे, क्योंकि ये आपके आर्ट एंड कल्चर का भाग नहीं है। तो यहां पर हमारा पहला फोकस होगा पुरातात्विक स्रोत, हम आपको पूरी तरह से क्या करें, समझाएं। और इसमें जितने भी आपकी स्क्रिप्ट हैं, जितने भी आपके कॉइन्स हैं, वो सारी चीजों को आप यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इन सारी चीजों को स्टार्ट करने से पहले हम आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में एक छोटी सी आपको एक बेसिक परिचय देना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यह अन्य स्रोतों से कैसे डिफर है, कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, उन सारी चीजों को आप जानिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। बाकी दोनों स्रोतों को हम यहां से हटाते हैं। तो आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, पुरातात्विक स्रोत से, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब देखिए, कहते हैं पुरातात्विक स्रोत जो है, इसमें देखिए पुरातात्विक स्रोत में एक शब्द है पुरातत्व। पूरा माने क्या होता है, प्राचीन, तत्व माने तत्व, ठीक। यानी हर वो वस्तु जो इस सतह के नीचे से प्राप्त है वो क्या है, पुरातत्व है, ठीक। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें उत्खनन के द्वारा प्राप्त हो, यानी सतह के नीचे से प्राप्त हो, वो क्या होगी, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगी। क्यों, क्योंकि वह आज की सापेक्षता में क्या होगी, प्राचीन होगी। वह सतह के अगर नीचे है तो इसका मतलब है कि वह प्राचीन संस्कृतियों में है। तो पुरातात्विक स्रोत जो है हमेशा हमारे क्या होती है, सतह के नीचे होती है। अब प्रश्न ये है कि कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत का प्रारंभ कब से माना जाता है, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। पुरातात्विक स्रोत का प्रारंभ जो है मित्रों, ये 1861 से माना जाता है। कब से माना जाता है, 1861 से माना जाता है, ठीक है। कहते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो है अन्य स्रोतों से ज्यादा एथेंटिक, ज्यादा प्रमाणिक है। और पुरातात्विक स्रोत को अगर अपने वर्तमान स्वरूप में किसी ने स्थापित किया है, इसको अगर इतिहास का दर्जा या इतिहास का स्थान किसी ने दिया है, तो वो है मार्टिनर व्हीलर। मार्टिनर व्हीलर, मार्टिनर व्हीलर ने पुरातत्व को एक इतिहास के रूप में स्थान दिलवाया है। जैसे आपके एमए में जब आप पीजी में जाएंगे तो पीजी में क्या होता है, एक कोर्स के रूप में उपलब्ध है आर्कियोलॉजी, ठीक है। आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी को यानी पुरातत्व को एक विषय के रूप में महत्व देने का श्रेय किसको दिया जाता है, मार्टिनर व्हीलर साहब को। लेकिन पुरातत्व को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, कनिंघम महोदय को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कनिंघम महोदय को दिया जाता है, ठीक। अच्छा, शुरुआत करने का श्रेय कनिंघम को दिया जाता है और इसे इतिहास के रूप में फेमस करने का श्रेय मार्टिनर व्हीलर साहब को दिया जाता है। तो प्रश्न यह है कि पुरातत्व जो है भारतीय इतिहास में इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। तो कहा जाता है पुरातत्व जो है भारतीय इतिहास में इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि पुरातत्व के द्वारा पाई गई जो जानकारियां हैं वो सामान्यतः निरपेक्ष होती हैं, उनमें बदलाव की संभावना कम होती है, वो सत्य के लगभग क्या होती है, नजदीक होती हैं, उनमें सत्यता का अंश जो है अन्य स्रोतों की अपेक्षा बेहतर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें परिवर्तन की संभावना कम होती है। इसमें परिवर्तन की संभावना क्या होती है, कम होती है। साहित्य जो होता है किसी व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, किसी के राज दरबार में बैठकर लिखोगे तो साहित्य जो है वह राजा की भावनाओं से प्रभावित हो सकता है, ठीक। उसमें अपनी कुछ व्यू आ सकते हैं, साहित्य वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है, ठीक। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल स्रोत होता है, पुरातात्विक स्रोत होता है, वह
कहीं न कहीं सत्य घटनाओं पर आधारित होता है और ज़्यादा सत्य हमको सूचना प्रदान करता है। ठीक, अब अगर मेरा जीवाश्म है, अगर मेरी डेथ होती है, इस सतह पर अगर मुझे दफनाया गया, तो आने वाली सभ्यता के लोगों ने अगर मुझे उत्खनन कार्य करने के बाद मेरे इस जीवाश्म को पाया, तो इसमें परिवर्तन क्या कर सकते हो आप इसे कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता कर सकते हैं कि ये किस सभ्यता, किस संस्कृति की है, कौन सी प्रजाति है, ये सारी चीजें आप आसानी से जान सकते हैं। तो इसमें बदलाव की संभावनाएं मित्रों बहुत कम होती हैं। इसीलिए पुरातत्व का महत्व जो है इतिहास के स्रोत में अन्य स्रोतों से क्या है, अधिक है। ठीक है, हम धीरे धीरे बातें करेंगे और आसानी से इसको समझने की कोशिश करिएगा। कहते हैं कि पुरातत्व को भारत में देखिए, कहा जाता है कि पुरातत्व के विकास, भारत में पुरातत्व के विकास को 100 वर्षों में देखा गया। यानी इसका विकास पूरी तरह कितने 100 वर्षों में हुआ? 100 वर्षों में हुआ। माना जाता है कि, कहा जाता है एच.डी. संकालिया। अब देखिए यहां पर बड़े फेमस इतिहासकारों का नाम आएगा, एच.डी. संकालिया। इनका पूरा नाम भी एक बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, हसमुख धीरजलाल संकालिया। इनका पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल संकालिया। कहा जाता है कि 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। पुरातत्व का प्रारंभ होता है हिंदुस्तान में कनिंघम के माध्यम से, और उस समय गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और पूरा विकास जो है 1960 में हुआ। ठीक, तो कहते हैं इस 100 वर्षों का जो कालक्रम है, देखिए 1861 से 1960 के बीच 100 वर्ष होते हैं। एच.डी. संकालिया महोदय ने भारत में पुरातत्व सेक्टर के डेवलपमेंट को 100 वर्षों में देखा है। यानी 100 वर्षों में इन्होंने माना है, ये माना है कि 100 वर्षों में भारत में पुरातत्व विभाग की पूरी तरह क्या हुआ? स्थापना हुई और इसका डेवलपमेंट हुआ। और इसके विकास को, यानी पुरातत्व के विकास को इन्होंने 3 खंडों में डिवाइड किया है। कितने खंडों में? 3 खंडों में डिवाइड किया है। पहला जो, यानी 100 वर्ष को इन्होंने 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया है, 1861 से 1902, फिर 1902 से 1944, फिर 1944 से 1960। यानी भारत में पुरातत्व के डेवलपमेंट को एच.डी. संकालिया महोदय ने इन 3 भागों में बांटकर क्या किया है? अध्ययन किया है। ठीक है, और भारत में होने वाले पुरातात्विक डेवलपमेंट को क्रम बाई क्रम, यानी सीक्वेंस बाई सीक्वेंस जो है एच.डी. संकालिया ने क्या किया है? बताया है कि किस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का डेवलपमेंट पूरी तरह हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले 1861 में कनिंघम महोदय ने, ध्यान दीजिएगा मित्रों, कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज इन इंडिया, कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम महोदय को क्यों कहा जाता है? कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व का जनक मित्रों इसलिए कहा जाता है क्योंकि कनिंघम ने ही सबसे पहले अपने समय के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के समक्ष पुरातत्व विभाग की स्थापना करने का एक प्रस्ताव रखा था। ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना करने का एक प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा? कनिंघम ने रखा 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, और इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कैनिंग ने पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। ठीक है, बाद में कहा जाता है कि ये पुरातत्व विभाग के क्या बन गए? पुरातत्व विभाग के निदेशक भी बने। लेकिन कहते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय जो पुरातत्व विभाग बना, लॉर्ड कैनिंग के समय जो पुरातत्व विभाग स्थापित हुआ कनिंघम के समय 1861 में,
दुर्भाग्य से यह जो है 1866 में क्या हुआ, समाप्त हो गया। 1866 में ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी भारत में जो पुरातत्व का अध्ययन प्रारंभ हुआ था वह अध्ययन जो है 1866 में आके पुनः क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, यानी रुक गया। ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि 1866 में जब पुरातत्व अध्ययन को रोक दिया गया, यानी पुरातत्व विभाग को समाप्त कर दिया गया, इसके कुछ वर्षों बाद 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ध्यान दीजिएगा, 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नाम से एक स्वतंत्र विभाग स्थापित किया गया, एक स्वतंत्र विभाग स्थापित किया गया। अब देखिए फिर से एक नई शुरुआत की गई और 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक स्वतंत्र विभाग के रूप में क्या किया गया, स्थापना किया गया। क्योंकि जब पुरातत्व विभाग 1866 में समाप्त हुआ तो कनिंघम महोदय तब भी प्रयासरत थे कि इसकी पुनर्स्थापना की जाए, और कहा जाता है कि 1871 में उनको पुनः सफलता मिली और उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नाम से एक स्वतंत्र विभाग की क्या किया, स्थापना किया, और स्वयं इसके क्या बने, महानिदेशक। इस विभाग के महानिदेशक बनाए गए कौन, कनिंघम। तो कनिंघम जो है इस विभाग के क्या बने, महानिदेशक। महानिदेशक कौन बना, कनिंघम। महानिदेशक बने कौन, कनिंघम। ठीक है। इसके बाद इस विभाग के महानिदेशक जेम्स वर्सेस बने थे। इसके इन कनिंघम के बाद जो है, कनिंघम के बाद बने थे जेम्स वर्सेस महानिदेशक बने थे। ठीक है। तो 1871 में इस विभाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रूप में क्या किया गया, महत्व प्रदान किया गया, एक स्वतंत्र विभाग के रूप में इसे स्थापित किया गया। इसका मतलब है कि यह गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, अभी इसे गवर्नमेंट की मान्यता नहीं है, अभी इसे सरकार संचालित नहीं कर रही है, यह निजी वित्त पर क्या है, संचालित हो रहा था। लेकिन कहा जाता है 1904 में जब गवर्नर जनरल बनकर आया कौन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर जनरल बना तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय इतिहास को जानने पर क्या किया, बल दिया। उसने महत्व दिया भारतीय इतिहास को जानने के लिए, और कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन के समय ही 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण एक्ट सदन में लाया गया। देखिए प्राचीन स्मारक परिरक्षण एक्ट, ध्यान दीजिएगा, 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण एक्ट लाया गया। अब देखिए कहते प्राचीन स्मारक परिरक्षण एक्ट लाया गया, इनका मतलब था कि पुरातत्व के उत्खनन में प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनका क्या किया जाए, परिरक्षण किया जाए। ठीक। और उनके संग्रह के लिए इन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना किया। कहते हैं कि पुरातत्व में प्राप्त वस्तुओं के परिरक्षण के लिए लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता
कलकत्ता मेमोरियल की स्थापना किया। देखिए, कलकत्ता मेमोरियल की स्थापना किया। अब आप देखिए, कहने का मतलब है कि जब लॉर्ड कर्जन बनकर आया गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व को महत्व प्रदान करना शुरू किया और जो स्वतंत्र विभाग स्थापित हुआ था, प्राचीन स्मारक जो स्वतंत्र विभाग के रूप में आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थापित हुआ था 1871 में, उसका निदेशक बनाया गया 1902 में। किसको? जॉन मार्शल को। 1902 में जॉन मार्शल उसके क्या बने? निदेशक बने। जॉन मार्शल भी एक पुरातत्ववेत्ता थे। कहते हैं जॉन मार्शल, मित्रों, जब जॉन मार्शल उसके निदेशक बने, कब? 1902 में, तो जॉन मार्शल भी पुरातत्ववेत्ता थे और पुरातत्व में लॉर्ड कैनिंग की रुचि भी थी, जिसके कारण ही लॉर्ड कैनिंग ने पुरातत्व में प्राप्त वस्तुओं के संरक्षण के लिए प्राचीन स्मारक परिरक्षण एक्ट लाया था। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि जो अभी तक 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में था, निजी पूंजी पर संचालित हो रहा था, उसे लॉर्ड कर्जन ने 1906 में क्या कर दिया? अस्थाई विभाग में रूपांतरित कर दिया। या कंटिन्यू करते हैं जो है। देखिए, हमारी चर्चा हो रही थी पुरातत्व को लेकर और मैं बात कर रहा था कि लॉर्ड कर्जन ने अपने समय पुरातत्व में क्या योगदान दिया था। तो लॉर्ड कर्जन ने 1906 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक अस्थाई विभाग के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, यानी जो अभी तक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित था, उसे सरकार के अंतर्गत लाना, यानी उसे एक सरकारी स्वरूप देना पुरातत्व विभाग को, यह योगदान किसका रहा? लॉर्ड कर्जन का रहा। ठीक, और आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, तो आप आंसर करते हैं क्या? 1906। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं कि 1902 में जॉन मार्शल महोदय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक बने थे और इन्होंने ही अपने योगदान से हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्खनन कार्य क्या किया था? शुरू किया था। ठीक, तो वो हम जब शुरू करेंगे इंडस वैली तो उस पर चर्चा की जाएगी। चलिए, हाँ, अभी बाकी अपने मित्रों को भी आप लोग जो है जोड़ लीजिए फटाफट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। बहुत सही। चलिए, अब देखिए, कहते हैं कि पुरातत्व जो है, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में मित्रों क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? पुरातात्विक स्रोत में हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं? तो पहला है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में पहला है अभिलेख, जिसको स्क्रिप्ट कहा जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में अभिलेख को क्या कहते हो? स्क्रिप्ट कहते हो। ठीक है, इसके बाद आता है मुद्रा, क्वाइंस। ठीक, फिर तीसरा मुद्रा भांड यानी टेराकोटा, मुद्रा भांड, इसे यानी मिट्टी के बने बर्तनों को मुद्रा भांड कहा गया है। मिट्टी के बने जो बर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? मुद्रा भांड कहा जाता है। सॉरी, मृद भांड, मुद्रा भांड नहीं, मृद भांड, इसको हम क्या कहते हैं? मृद भांड। ठीक, फिर आपके स्मारक हो गए, स्मारक माने भवन। ठीक, स्मारक हो गया। फिर आपका मूर्तिकला, मूर्तिकला ये भी आपका क्या किसमें आएगा? पुरातात्विक स्रोत में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, कहते हैं जो स्क्रिप्ट होती है, अभिलेख, अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अगर आप अभिलेख, मान लीजिए कोई अभिलेख इतिहासकार पाया है, ठीक, तो इसके अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। इतिहास में अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा गया है? एपिग्राफी कहा गया है। ठीक, और मुद्रा के अध्ययन को क्या कहा गया है? मुद्रा के
अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। मुद्रा के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दोनों पर प्राचीन तिथियां होंगी। जैसे मान लीजिए कोई कॉइन्स है तो वह किस काल की है, उस पे जो तिथि अंकित है उस तिथि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी। यानी पैलियोग्राफी भी एक शब्द है, इसको भी ध्यान में रखिए। पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी क्या होता है? पैलियोग्राफी का मतलब होता है प्राचीन तिथियों का अध्ययन, प्राचीन तिथियों का अध्ययन। पैलियोग्राफी मीन्स प्राचीन तिथियों का अध्ययन। ठीक, देखिए 3 टर्मोलॉजी आपके सामने मैं लाया हूं। एक एपिग्राफी, दूसरा न्यूमिस्मेटिक्स और तीसरा पैलियोग्राफी। एपिग्राफी मतलब होता है अभिलेखों का अध्ययन। एपिग्राफी मतलब होता है अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है। एपिग्राफी मतलब अभिलेखों का अध्ययन होता है। न्यूमिस्मेटिक्स माने होता है मुद्रा का अध्ययन, और पैलियोग्राफी माने होता है प्राचीन तिथियों का अध्ययन। ठीक है। तो पैलियोग्राफी का तात्पर्य क्या होता है? प्राचीन तिथियों का अध्ययन। ये तीनों शब्द आप जो है अपने दिमाग में क्या करिएगा? बैठाए रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन कि न्यूमिस्मेटिक्स माने क्या होता है। तो न्यूमिस्मेटिक्स मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। यानी जब हम कोई कॉइन्स जो है जमीन के नीचे से प्राप्त करते हैं, कोई इतिहासकार, कोई आर्कियोलॉजिस्ट जो है जब किसी जगह पर उत्खनन कार्य करता है, तो जो कॉइन्स वहां से प्राप्त होता है उस कॉइन्स के ऊपर जो रिसर्च किया जाता है उस मेथड को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक। और जब हम किसी अभिलेख का अध्ययन करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, कहते हैं अभिलेखों को, अब अगर हम अभिलेखों की चर्चा करें, अगर अभिलेखों की चर्चा की जाए तो अभिलेख जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई अभिलेख आप पाए, तो हमें अभिलेखों से क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हो दिल्ली में, और अगर दिल्ली में आपने कहीं पर उत्खनन कार्य किया, कहीं पर आपने उत्खनन किया और वहाँ पर हमें कोई स्क्रिप्ट अगर मिलती है सतह के नीचे से, मान लीजिए 10 मीटर सतह के नीचे से हमको कोई स्क्रिप्ट मिली। ठीक है। तो वह स्क्रिप्ट सपोज करिए पत्थर पे बनी है। ठीक है। अब मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, एक इतिहासकार हूँ, एक पुरातत्वविद हूँ। मुझे अगर ये जानकारी करना हो कि यह स्क्रिप्ट हमें क्या क्या नॉलेज दे सकती है, तो उस स्क्रिप्ट से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है, तो हमें कहते हैं अभिलेखों से क्या क्या जानकारी मिल सकती है। कहा जाता है कि अभिलेखों से पहली बात तो ये जानकारी मिलती है लिपि का विकास। अगर उस पर लिपि का अंकन है तो लिपि के विकास की जानकारी मिलती है। ठीक है। अगर उस पर लिपि का अंकन लिखा गया है तो लिपि के विकास की जानकारी मिलती है। वो प्राकृत में है, संस्कृत में है, ब्राह्मी में है, किस भाषा और किस लिपि में है, उसके डेवलपमेंट की जानकारी हमें उस अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरी चीज, राजा के राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। राजा के राज्य विस्तार, राजा के राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए अगर अशोक का अभिलेख आपको दिल्ली में मिला, तो अशोक का अभिलेख अगर दिल्ली में मिल रहा है तो इसका मतलब कि दिल्ली जो है अशोक के क्या है? अधीन है, तभी तो उसका अभिलेख वहां पर मिला। भाई कोई राजा किसी दूसरे राजा के राज्य क्षेत्र में जाके तो कोई स्क्रिप्ट नहीं लगवा सकता, वो अपने राज्य क्षेत्र में ही स्क्रिप्ट लगवाएगा। तो इससे उस राजा के राज्य विस्तार की भी जानकारी क्या होती है? प्राप्त होती है। तीसरी चीज, अभिलेख की बनावट को देखकर उस काल के तकनीकी विकास को देखा जा सकता है। उस काल के तकनीकी विकास को देखा जा सकता है। अब आप देखिए, कहते हैं अशोक के अभिलेखों को अगर आप गौर फरमाइए तो अशोक के अभिलेख एकास्मक हैं। ये बहुत ही बेहतर विधि है अशोक के अभिलेखों की। बहुत सारे अभिलेख अशोक के बड़े चिकने हैं। ठीक है। तो मैंने कहीं न कहीं अशोक के इतने बृहद अभिलेख जो कम से कम 50 से 55 फीट लंबे हैं, 35 से 50 टन वजनी है, इन अभिलेखों को
देखकर उस समय के विज्ञान और तकनीक के डेवलपमेंट को देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं परिवहन के संसाधन विकसित रहे होंगे और तकनीक विकसित रही होगी, तभी तो इतने बड़े अभिलेखों का डेवलपमेंट हुआ। तो उस माने किसी भी अभिलेख से उस काल के हम तकनीकी विकास को भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये कि उसमें उल्लिखित जो राजा है, उसमें उल्लिखित जो राजा है, राजा के परिधानों को देखकर उस समय के वस्त्र परिधान के विकास को समझा जा सकता है। दूसरी चीज ये कि राजा अगर कुछ करते हुए दर्शाया गया है, ठीक है, अगर राजा मान लीजिए वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है तो राजा की व्यक्तिगत अभिरुचि को भी आप जान सकते हैं। राजा अगर यज्ञ करते हुए उस अभिलेख पर अंकित है तो उसकी माने धर्म के प्रति रुचि आप समझ सकते हैं। ठीक। हाँ, अगर अशोक की तरह वह आदेशों पर डिपेंड है, यानी ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक के आदेश अंकित हैं, तो आप उस अभिलेख के स्वरूप को देखकर उसे एक प्रशासनिक आदेश मान सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी अभिलेख से हम इन सारी जानकारियों को अर्जित कर सकते हैं। लिपि के विकास को जान सकते हैं, राज्य के राज्य विस्तार को जान सकते हैं, विज्ञान और तकनीक के डेवलपमेंट को हम जान सकते हैं। ठीक है। तो ये किसी भी अभिलेख के माध्यम से जानी जा सकती है। अभिलेख इन जानकारी को हमें क्या करता है, प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे अभिलेखों के प्रकार कितने होते हैं, अभिलेख कितने प्रकार का होता है। ठीक है। अब आप देखिएगा अभिलेख के प्रकार। अभिलेख के प्रकार, पहला है राजाज्ञा प्रकार के अभिलेख। राजाज्ञा प्रकार के अभिलेखों के कितने प्रकार हैं, 4। पहला है राजाज्ञा प्रकार के अभिलेख, दूसरा है प्रशस्ति प्रकार के अभिलेख, प्रशस्ति प्रकार, तीसरा है दानपत्र प्रकार के अभिलेख, दानपत्र प्रकार, और चौथा है आपका मूर्तिपट्ट, मूर्तिपट्ट प्रकार। ठीक है। देखिए अभिलेखों के कितने प्रकार हमने बताया है, 4 प्रकार बताया है। ठीक है। अभिलेखों के प्रकार कितने हैं, कहते हैं अभिलेखों के कुल 4 प्रकार हैं। उनमें पहला प्रकार आपका है क्या, राजाज्ञा। ठीक है। दूसरा है प्रशस्ति प्रकार, तीसरा है दानपत्र प्रकार और चौथा है मूर्तिपट्ट प्रकार। तो कहते हैं कि राजाज्ञा प्रकार के अभिलेख कौन से अभिलेख होते हैं, राजाज्ञा प्रकार के अभिलेख कौन से अभिलेख होते हैं। राजाज्ञा प्रकार के अभिलेख वो अभिलेख होते हैं जिनमें कहा जाता है, राजाज्ञा प्रकार के अभिलेख वो अभिलेख होते हैं जिसमें राजा अपनी आज्ञाओं का अंकन करवाए, जिसमें राजा अपनी आज्ञा का अंकन करवाता है, जिसमें राजा अपनी क्या करे, आज्ञा का अंकन करवाए या आदेशों का अंकन करवाए। जैसे अशोक के अभिलेख, जैसे अशोक के अभिलेखों को अगर देखिए तो वो राजाज्ञा की कैटेगरी में आएंगे। वो किस कैटेगरी में आएंगे, राजाज्ञा, क्योंकि अशोक ने उन अभिलेखों में अपने महामात्रों को आदेश दिया हुआ है और उन आदेशों को उसने पत्थरों पर क्या किया है, अंकित करवाया है। तो अशोक के अभिलेखों को हम राजाज्ञा प्रकार के अभिलेखों की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा अगर देखें, दूसरा है प्रशस्ति प्रकार के अभिलेख। प्रशस्ति प्रकार के अभिलेख कौन से अभिलेख होते हैं, एकदम क्लियर करते जाइएगा। पहला मैंने कहा राजाज्ञा प्रकार के, ये वो अभिलेख होते हैं जिसमें राजा अपनी क्या करे, आज्ञाओं का अंकन करवाए। ठीक है। और दूसरा कहते हैं कि दूसरा प्रशस्ति प्रकार का अभिलेख है। प्रशस्ति प्रकार का अभिलेख वह अभिलेख होता है जिसमें राजा की
उपलब्धियों का अंकन हो, जिसमें राजा की उपलब्धियां, जिसमें राजा की उपलब्धियों का अंकन हो, राजा की उपलब्धियों का विवरण हो। यानी यदि राजा कोई ऐसा अभिलेख अंकित करवाता है जिसमें वह अपनी उपलब्धियां, अब देखिए उपलब्धियां राजनैतिक भी होती हैं। अगर आपने कई राज्यों की विजय किया है, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रयाग प्रशस्ति को प्रशस्ति क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसमें पंक्ति संख्या 14 से लेकर 24 तक जो 33 पंक्तियां हैं, उन 33 पंक्तियों में पंक्ति संख्या 14 से 24 तक जो है समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। तो विजय जो है समुद्रगुप्त की, वह कहीं न कहीं क्या है, एक उपलब्धि है समुद्रगुप्त की। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। जैसे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, वो भी प्रशस्ति में काउंट किया जाता है। जैसे जूनागढ़ प्रशस्ति, रुद्रदामन की जूनागढ़ प्रशस्ति, उसमें सुदर्शन झील के बारे में आता है। तो उसका निर्माण भी वह सामाजिक योगदान है, ठीक, वह सामाजिक योगदान है, सामाजिक उपलब्धि है सुदर्शन झील का निर्माण। तो ऐसा कोई भी अभिलेख जिसमें राजा अपनी उपलब्धियों का विवरण दे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इस बात को, उपलब्धियां चाहे राजनैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे उपलब्धियां राजनीतिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती हैं, ठीक, कलात्मक भी हो सकती हैं। यानी वह अभिलेख जो राजा की उपलब्धियां दर्शाए उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। अब प्रशस्ति में शायद जूनागढ़ प्रशस्ति है, आपकी प्रयाग प्रशस्ति है, बहुत सारी प्रशस्तियां हैं, ठीक। अब तीसरे प्रकार का अभिलेख जो आता है वो है दानपत्र प्रकार का अभिलेख। अगर आप इसके नाम पर जाएं तो नाम से ही ये पता चल रहा है कि यह किस प्रकार का अभिलेख है। इसके नाम पर अगर आप गौर करें तो नाम से ये पता चल जाएगा कि यह किस प्रकार का अभिलेख है। अगर आप देखें, दान पत्र, यानी वह पत्र जो दान को प्रमाणित करे, यानी वह पत्र जो दान को प्रमाणित करे, यानी कहने का तात्पर्य है कि वह अभिलेख जो किसी को, जब राजा किसी को दान देता था, अब दान में भूमिदान सामान्यतः दिया जाता था, तो राजा द्वारा दिए गए भूमिदान को प्रमाणित करने के लिए जो अभिलेख राजा जारी करता था उस अभिलेख को दानपत्र प्रकार के अभिलेख कहते थे। जैसे नागनिका अभिलेख, जैसे नागनिका अभिलेख, ठीक, जो किसका है, सातवाहन वंश का है नागनिका अभिलेख। और आप जानते हैं मित्रों कि सातवाहन वंश से ही आपके यहाँ भूमिदान की प्रक्रिया का क्या होता है, प्रारंभ होता है। सातवाहन वंश से ही भूमिदान की प्रक्रिया का क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। इसलिए दानपत्र प्रकार के अभिलेखों का प्रारंभ भी कब से माना गया है, सातवाहन वंश से ही माना गया है। और धीरे धीरे आप देखेंगे भूमिदान बढ़ता जाएगा, ठीक। और प्रवर्ती गुप्त काल यानी वर्धन वंश के समय तक आते आते इसी भूमिदान की वजह से सामंतवाद की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। और सामंतवाद अपने पूरे चरम पर आ जाएगा, किसकी वजह से, भूमिदान की वजह से। तो यहाँ सिंपल भाषा में आप एक लाइन में कह सकते हैं कि राजा द्वारा दिए गए भूमिदान को प्रमाणित करने के लिए जो अभिलेख जारी किए जाते थे उनको हम कहते थे क्या, दानपत्र प्रकार के अभिलेख कहते थे, ठीक है। अगला है मूर्तिपट्ट प्रकार के अभिलेख। कौन सा अभिलेख, मूर्तिपट्ट प्रकार के अभिलेख। अब देखिए, मूर्ति माने होता है मूर्त, पट्ट माने पिछला। कहते हैं जब किसी मूर्ति के पूर्व भाग पर, पूर्व भाग माने होता बेटा पिछला, ठीक, यानी किसी मूर्ति के पूर्व भाग पर अगर आपने कोई लिपि अंकित किया है, यानी कोई लिखावट किया है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मूर्तिपट्ट प्रकार के अभिलेख कहेंगे। जैसे आप अगर देखिए तो कहा जाता है गुप्त वंश के राजा रामगुप्त का 2 अभिलेख पाया गया है जो मूर्तिपट्ट प्रकार का अभिलेख है। और यह मूर्तिपट्ट प्रकार का अभिलेख कहाँ से पाया गया है, यह पाया गया है मध्य प्रदेश के विदिशा के बेश नगर से। यहाँ पर जैन तीर्थंकरों की 2 मूर्तियां मिली हैं जिनके पिछले भाग पर, पूर्व भाग पर लिपियों का अंकन किया गया है, उसे रामगुप्त का अभिलेख माना गया है, ठीक। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो मूर्तिपट्ट, सबसे पहला मूर्तिपट्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो
मूर्ति पाई गई है शिव की, उस पे 7 वर्णों का अंकन है, लेकिन वो पिछले भाग पर नहीं है, वो आगे है, 7 वर्णों का अंकन है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो पहला हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक। लेकिन मुख्यतः जो है रामगुप्त के अभिलेख को ही महत्व प्रदान किया गया है। तो ये 4 प्रकार के अभिलेख आपके होते हैं, ठीक है। अब हम इन अभिलेखों का अध्ययन क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा गया है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहते हैं, एपिग्राफी। और अभिलेख को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अभिलेख जो हैं वो किन किन धातुओं पर पाए गए हैं, वह किन किन धातुओं पर पाए गए हैं। अभिलेख जो है किन किन धातुओं पर पाए गए हैं। देखिए मित्रों, आज थोड़ा सा टेक्निकल की समस्या की वजह से, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से क्लास बीच बीच में डिस्टर्ब हुई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और लेकिन क्लास हमें लेना है, इसलिए आप लोगों को पढ़ाएंगे ज़रूर, ठीक है। आगे चलते हैं। आज शुभारंभ कर दी जाए स्क्रिप्ट की, अभिलेखों का आरंभ हो ही जाना चाहिए। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि किन धातुओं पर अभिलेख पाए गए हिंदुस्तान में, जैसे एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि किस धातु पर अभिलेख नहीं पाए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो अभिलेख हैं वो अभी तक किन किन धातुओं पर पाए गए हैं, अभी तक किन किन धातुओं पर पाए गए हैं। तो पहला प्रस्तर, प्रस्तर, प्रस्तर माने होता पत्थर। अब आप अशोक के अभिलेखों को देखिए तो सामान्यतः सबसे अधिक अभिलेख किस पे पाए गए हैं, पत्थरों पे पाए गए हैं, ठीक है। तो पत्थरों पर अभिलेख पाए गए हैं। दूसरा ताम्रपत्र, ताम्रपत्र यानी तांबे पर, जैसे प्रभावती गुप्ता जो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है, प्रभावती गुप्ता का पुनः ताम्रपत्र है। आपके स्कंद गुप्त का भी ताम्रपत्र पाया गया है, यानी तांबे की धातुओं पर भी अभिलेखों का अंकन पाया गया है, ठीक है। जैसे लकड़ी, लकड़ी, अब लकड़ी में कौन सा अभिलेख पाया गया है लकड़ी पर, तो लकड़ी पर पाया गया है हम्मुराबी की विधि संहिता, हम्मुराबी की विधि संहिता, हम्मुराबी की जो विधि संहिता है ये किस पर पाई गई है, ये लकड़ी पर पाई गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, हम्मुराबी की जो विधि संहिता है वो किस पे पाई गई है, वो लकड़ी पे पाई गई मित्रों, ठीक। इसके बाद मंदिरों की दीवालों पर, मंदिरों की दीवालों पर, मंदिरों की दीवालों पर, ठीक है। जैसे आप अगर दक्षिण भारत के अभिलेखों को देखेंगे, जैसे उसमें भी खास तौर से चोल वंश के जो मंदिर हैं, चाहे वो बृहदेश्वर मंदिर हो, चाहे गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है, उन मंदिरों में आप देखेंगे तो मंदिरों के सामने एक प्रांगण बना हुआ है जिसमें नृत्य होता था, ठीक। और मंदिरों की जो दीवारें हैं उस पर अभिलेखों का अंकन किया गया है। वहां पर राजा अपनी उपलब्धियों को मंदिरों की दीवारों पर अंकित करवाता था। आज का आप उसे एक प्रचार कह सकते हो, एक मीडिया कह सकते हो, क्योंकि जो धार्मिक केंद्र होते हैं वो जनता के लिए होते हैं, और जनता जब उन धार्मिक केंद्रों में आएगी तो राजा की उपलब्धियों से वो क्या होगी, परिचित होगी। इसलिए दक्षिण भारत में मंदिरों की दीवारों पर स्क्रिप्ट लिखे गए हैं, ठीक है। तो खासतौर से चोल वंश में आप देखेंगे तो मंदिरों की दीवारों पर भी हमें अभिलेख दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद भोजपत्र पर, कुछ भोजपत्र पर भी पाए गए हैं अभिलेख, ठीक है। तो इतनी धातुओं पर यानी इतने प्रकार से अभिलेखों का अंकन हमें दिखाई देता है, ठीक। इतने तरह से हमें अभिलेखों को देखा गया है, ठीक। अब मित्रों आपका अभिलेख अब जाके शुरू होगा, स्क्रिप्ट की शुरुआत जो है अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला अभिलेख है वो है बोगजकोई का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है पहला, बोगजकोई का अभिलेख, बोगजकोई का अभिलेख।
एक अभिलेख आज आपको पढ़ा देते हैं, बोगज-कोई का अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, ठीक है। बोगज-कोई का अभिलेख ये सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है मित्रों, ये सबसे प्राचीन अभिलेख है, सबसे पुराना अभिलेख है बोगज-कोई का अभिलेख। इसकी तिथि कितनी है? बोगज-कोई का अभिलेख ये फर्स्ट अभिलेख है आपका, यहां से स्क्रिप्ट की शुरुआत हो रही। आज जो है एक अभिलेख आपको बता देते हैं, बाकी कल से स्टार्ट करेंगे। इसकी तिथि है 1148 BC, ठीक। आप इसे 12वीं BC कह सकते हैं, ठीक है, 12वीं BC कह सकते हैं। कहते हैं कि स्थान ये पाया कहाँ गया है, ये कहाँ मिला है? तुर्की। तुर्की एक देश है, ध्यान से समझिएगा, तुर्की। तुर्की के एशिया माइनर नामक स्थान पर यह अभिलेख मिला हुआ है। कहाँ पर? एशिया माइनर नामक अभिलेख स्थान पर मिला हुआ है। इसकी जो भाषा है, इसकी जो भाषा है वो यूरोपी है, यूरोपी भाषा है, ठीक है। इसकी जो लिपि है, लिपि इसकी क्या है? कीलक लिपि है। कौन सी लिपि है? कीलक लिपि है, ठीक है। इसको यूरोपी को आप यूनानी कह सकते हैं, यूनानी भाषा, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। कीलक लिपि है। और इसका खोजकर्ता कौन है? इसे खोजा किसने था? इसको खोजने वाला है विकनर। इसको खोजा था किसने? विकनर ने। किसने खोजा था? विकनर ने, ठीक है। अब देखिए, ये पहली स्क्रिप्ट है मित्रों, देखिए ये पहली स्क्रिप्ट है और क्रम से ही आपको हम स्क्रिप्ट जितनी है उसको पढ़ाएंगे। अब देखिए, कहते हैं इसमें जो है इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसमें उल्लेख आता है, इसमें किस चीज का उल्लेख प्राप्त हुआ हमको। तो कहते हैं कि बोगज-कोई अभिलेख में, बोगज-कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये चार देवता हैं। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। कहते हैं इन चारों देवताओं का उल्लेख, चारों देवताओं का उल्लेख जो है इस अभिलेख में आया हुआ है। इन चारों देवताओं का उल्लेख इस अभिलेख में आता है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है मित्रों कि भारतीय देवता तुर्की में क्या कर रहे थे? भाई ये अभिलेख तुर्की में पाया गया है, एशिया माइनर तुर्की का स्थान है, तो वहां पर ये सब क्या करने गए थे? या तो आप ये मान लो कि पूरी दुनिया के सारे देवता एक हैं, ये हम जानते हैं, आप जानते हो, लेकिन यूरोप नहीं जानता, उसके देवता ईसा मसीह हैं। अरब नहीं जानता, उसके देवता कौन है? पैगंबर हैं, अल्लाह है। हमारे देवता हैं ना ये। तो फिर प्रश्न ये है कि ये एशिया माइनर में कैसे पाए गए? कहा जाता है कि इन भारतीय देवताओं का जो उल्लेख आया है अभिलेख में, उसमें कहा गया है कि यह अभिलेख जो है ये किन का परिणाम है, यह अभिलेख किस परिस्थितियों का परिणाम है। तो कहते हैं यह अभिलेख जो है हित्तनी और मित्तनी, ध्यान दीजिएगा, हित्तनी एवं मित्तनी नरेश, दो राज्य थे वहां के, हित्तनी एवं मित्तनी, इन दोनों नरेशों के बीच अक्सर युद्ध हुआ करता था। किसके किसके बीच? हित्तनी और मित्तनी नरेश के बीच अक्सर क्या होता था? युद्ध होता था। कहते हैं इस युद्ध को रोकने के लिए इन भारतीय देवताओं की उपस्थिति में, इन भारतीय देवताओं की उपस्थिति में इन दो नरेशों के बीच जो समझौता हुआ वही बोगज-कोई क्या है? अभिलेख है, ठीक है। यानी इन दोनों नरेशों के बीच जो समझौता हुआ उसके प्रावधानों को ही लेकर इस अभिलेख का क्या किया गया? निर्माण
किया गया है, इस अभिलेख का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो अभी तक तो मुझे यह समझ में आया कि ये बोगज को यह अभिलेख किस लिए निर्मित किया गया, तो हितनी और मित्तनी नरेश के बीच हुए समझौते के लिए, ठीक। तब भी अभी प्रश्न ये हल नहीं हुआ कि आखिर ये वहां कैसे पहुंचे, तो इनके बारे में अभी बहुत स्पष्ट आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सिविल के विद्यार्थी होने के कारण आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह कहीं न कहीं हमारे व्यापारिक संबंधों का परिणाम रहा होगा। चूंकि हमारा जो व्यापारिक संबंध रहा है अन्य सभ्यताओं से वो बहुत प्राचीन रहा है। हमारा इंडस वैली के समय से ही यूरोप की सभ्यताओं से संबंध रहा, सुमेरियन, क्रेट, यूनानी सभ्यता से संबंध रहा, इतना तो आपको पता है, ठीक। तो ये व्यापारिक संबंध जो हमारा था अंतर्राष्ट्रीय, ये टूटा तो नहीं होगा, ये इस समय भी रहा होगा। तो जैसे मैं सपोज करिए एक व्यापारी हूं, अगर विदेश जाता हूं, तो हम विदेशों में जाने के बाद क्या अपने देवताओं या अपनी मान्यताओं को बदल तो नहीं देंगे। हम अगर यहाँ विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो वहां जाकर भी उनकी ही पूजा करेंगे, ठीक है। तो माना जाता है कि ये धार्मिक मान्यताओं का क्या रहा होगा, परिणाम रहा होगा, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने के कारण हमारे ही कुछ लोग जो है वहां पर गए होंगे, और इन देवताओं का जो उल्लेख आया है मित्रों, ये उसी का क्या रहा है, परिणाम रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हम उनको क्लास की टाइम बता दे रहे हैं, ठीक। हमारी जो क्लास की टाइम होगी इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं क्लास शेड्यूल आपको बता दे रहा हूं, आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 PM पे जो क्लास होगी वो आर्ट एंड कल्चर की क्लास है, 12 PM पे आर्ट एंड कल्चर की क्लास चलेगी, आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी। इसके बाद आपकी जो है शाम को 8 PM पे जो है वो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास होगी, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक। ये 2 क्लासें आपकी रेगुलर कंटिन्यू चलेंगी पूरे सप्ताह, ठीक है। बीच में आपके 1-2 दिन जो है हो सकता है आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासें लाऊं करंट को लेकर, ठीक है। उसकी घोषणा आपको 1-2 दिन पहले हो जाएगी, ठीक है। अभी उसके बारे में, ठीक है, नहीं कुछ कर सकता, लेकिन यह है जल्द से जल्द उसके बारे में आपको सूचना मिलेगी। तो अभी जो क्लासें हैं आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट की 8 बजे इतने टाइम और 12 PM पे मॉर्निंग में, ठीक है मित्रों। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, इसके लिए हम फिर से क्षमा प्रार्थी हैं। हम कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई सकारात्मक सोच के साथ। जय हिंद, जय भारत।